सभी आप अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PT 365 की। और ये पॉलिटी की PT 365 है, हिंदी और कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज़ होंगे, तो ऐसे करके बाइलिंगुअल हो सकती है। ठीक है, तो साथ में आज स्टडी करते हैं। विज़न का PT 365 है, तो इस वीडियो का आप लोगों के लिए फ्री में है। ये मैंने कुछ टॉपिक्स बना दिए हैं यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन, CBI, NCBC, स्टेटरी बॉडीज़, ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। थोड़ा सा राइटिंग वैसी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के। तो यहाँ पर आपको ये कुछ थीम्स मिल जाएंगी। इन पर ये जो थीम्स हैं, इन पर मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चंस की थीम भी यहाँ पर पूछ लेता है कई बारी। ठीक है, अब जैसे मेंस पे 370 में पूछा हुआ है, इस PT 365 में भी इस टॉपिक पर आया हुआ है कि करंट में है। तो आइए चलते हैं सीधा। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम शायद 1.8 तक कंप्लीट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। तो संविधान से संबंधित मुद्दे, ठीक है, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन से बात है। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कहाँ से आया? तो आपने सुना होगा कि केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। ये तारीख बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इस केस के अब 50 साल पूरे हो चुके हैं। और 50 साल कंप्लीट होने पर ऐसा होता है कई बार क्रोनोलॉजी टाइप में, या फिर किन्हीं चीज़ों के 50 साल 100 साल पूरे होते हैं तो उन पर UPSC क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब इसको। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि केशवानंद भारती केस के 50 साल पूरे हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि कब आया था। जैसे कि इसी मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहले बिहार ने 1950 में भूमि सुधार लागू किए थे। उसके बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1951 में, जिसमें आर्टिकल 31B ऐड कर दिया था। ठीक है, और इसके द्वारा 9th शेड्यूल भी ऐड किया था। अब 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। अब 9वीं अनुसूची जो है आप देखेंगे तो वो भूमि सुधारों से रिलेटेड है। तो इसका लाने का उद्देश्य ये था कि 9वीं अनुसूची में, अगर उस समय सरकार क्या कर रही थी, भूमि सुधार करते जा रही थी, तो लोग अपना संपत्ति का अधिकार दिखाकर चले जाते थे कोर्ट में। तो सरकार कोर्ट की कार्यवाहियों से बचने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ दी। ठीक है, तो इसका क्या है, इस अनुसूची को, इस जो भी विषय इस अनुसूची में 9th शेड्यूल में डाले जाते थे, तो उस पर न्यायालय कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, यानी कि उस पर वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का था। और अभी यहाँ बात करेंगे जैसे कि केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 हुआ था। उसी के आधार पर केशवानंद भारती राज्य बना। और इसमें आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता वाले हैं, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगा दिया था, इसलिए ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। आप जानते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार हैं, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होता है। ठीक है, तो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, 13 जजों की पीठ थी, इसने इस निर्णय को सुनाया था। ठीक है, और अब हम यहाँ बात करते हैं मुख्य तथ्य क्या है कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 24वां संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही यह निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के किसी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई किसी विभाग में संशोधन करने की बात कह रहा है। तो जैसे आप ये वाला देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, एक शंकर सज्जन थे, एक गोपालन की, शंकरी प्रसाद की, सज्जन की। तो यहाँ कह रहा है कि आप किसी विभाग में संशोधन कर सकते हो। तो गोलकनाथ मामला आया तो तुरंत गोले की तरह पलट गया सुप्रीम कोर्ट, और उसने कह दिया भैया अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति नहीं प्रदान की है। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि गोपाल सिंह गोलकनाथ बाद में कहा कि भाई तुम फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। देन तो फिर इसे देखते हुए इस वाद को, तो 1971 में संसद ने क्या कर दिया कि
24वां संविधान संशोधन लेके आया और उसने कहा जो आर्टिकल 13 के अंदर जो विधि नहीं है, यानी कि वो कह रहा है कि संविधान, देखो आर्टिकल 13 में कहा है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम करे, सीधी बात है। अब उसके बाद में संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है। 24वें संविधान संशोधन में कह दिया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो विधि शब्द है उसके अंदर में संविधान संशोधन नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी भाग में संविधान के में संसद संशोधन कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही आ गया आर्टिकल 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें भी यही कह दिया कि मुआवजा देना है, उचित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। देखो ये डीपीए जो निर्देशक तत्व थे, नीति निर्देशक तत्व थे, उन्हें वरीयता प्रदान कर दी गई, ठीक है। न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 39B और 30C के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त किया गया। अब यहाँ से न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी आगे यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया 1971 में ये कर दिया। इसी के मामले में यहाँ पर क्या हुआ, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी। अब ऐसे तो संसद क्या है, कुछ भी कर सकती थी, ठीक है। तो आपके फंडामेंटल राइट को कम भी कर सकती थी। इसी के मामले में आगे केशवानंद भारती के यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत निकलता है। और अब मूल ढांचा जो शब्द है आप देखेंगे जो है वो संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया, यानी कि जो ये बेसिक मूल ढांचे का शब्द है, अगर कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट बना देता है मूल ढांचा शब्द को संविधान में दिया गया, तो ऐसा नहीं है। ये 1973 में आया था, ठीक है। और यहाँ से न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी निकलती है। और एक चीज़ और कही कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग होगी, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं, यही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, ये कंप्लीट हो गई है। देखो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायिक समीक्षा। कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो यानी कि मूल ढांचे, अब न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। जैसे संसद कोई विधि बनाती है, विधायिका कोई विधि बनाती है, अगर वो क्या नाम है मूल ढांचे के सिद्धांत को खारिज करती है तो उसके बारे में यहाँ पर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। आप ये निर्णय ये सब हो गया। और देखो यही बात है, संविधान में मूल ढांचे शब्द का उल्लेख नहीं। यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब इस पर ध्यान देना। तो संविधान में कहीं भी मूल ढांचे शब्द का उल्लेख नहीं दिया गया है, ठीक है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, ये संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है, ठीक है। संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाता है। कानून का शासन शक्तियों का पृथक्करण, संवैधानिक कानून का आधार, संविधान का संघीय ढांचा जो है कमजोर ना हो। संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो ठीक है, संविधान की जब व्याख्या करता है तो भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ऐसे पीटी में स्टेटमेंट बन सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सिद्धांत जो मूल ढांचे के भाग हैं, ठीक है। तो ये मूल ढांचे के भाग हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिए गए भारत की संप्रभुता, न्याय तक सबकी पहुँच, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण, रिट क्षेत्राधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक संविधान का पंथ निरपेक्ष संघीय स्वरूप, ठीक है। अब देखिए इस जो संघीय स्वरूप वर्ड है ये संविधान में कहीं पर भी नहीं उल्लेखित है, ठीक है। और जो संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप है से SRO में केस में आया था, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण, एकता, अखंडता, ये सब, ठीक है। ये आप लक्ष्मीकांत से यहाँ पर देख लेना। और जो है अगर स्टेटमेंट आता है कि समाजवादी स्वरूप, तो समाजवादी मूल ढांचे का तत्व नहीं है। तो ऐसे करके ख़त्म होता है। एंड सेकंड शुरू करते हैं कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो भी एक मूल ढांचे के तहत पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। पहले हम देखें यहाँ पर जैसे जिला और सत्र न्यायालय। अब इनमें आप देख लेना, ये आपको कहाँ है, ये लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें सिविल और दीवानी मामले यानी कि सिविल मामले देखे जाते हैं। फिर उसके नीचे एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, एक मुंसिफ कोर्ट होता है। और जो क्रिमिनल फौजदारी होते हैं, देखो ये 7 साल या प्लस की सज़ा दे सकता है, ठीक है। एक चीज़ है इसकी, वो देख लेना क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 साल की सज़ा दे सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा 3 साल की सज़ा दे सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसे मूल के साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें उसकी पर्सनल शक्तियाँ होती हैं, मूल क्षेत्राधिकार है, और कुछ ऐसा होता है अपील, जैसे कि मुंसिफ कोर्ट से यहाँ पर गए, यहाँ से फिर यहाँ पे गए, इस तरह का होता है, ठीक है। अपील जो करते हैं आप लोग। और इसका एक देख सकते हैं, जैसे आपकी तहसील में एक होगा छोटा कोर्ट, वहाँ पर आप जाएंगे, मान लो वहाँ से फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, तो उस तरह का वो उसे कहते हैं अपील करना, अपील की जा सकती है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो आजीवन कारावास और या मृत्युदंड दोनों दे सकता है, ठीक है। ये हो गए। और
अभी क्या कह रहे हैं कि जैसे इसमें कह रहे हैं न्यायपालिका से संबंधित तथ्य जैसे वेतन, पेंशन, अन्य सेवा शर्तें हैं, एक रूपता बनाए रखनी चाहिए। जो जितने भी जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो वेतन और पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के मामले में पूरे देश में एक होने चाहिए। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते तो उन पर एक बनाने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, है ना। तीसरा, पदनाम एवं सेवा शर्तों में एक रूपता, अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है इनके पदनामों को। ठीक है, तो वो सब एक होने चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। और जिला न्यायालय, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले में सर्वोच्च प्राधिकारी न्यायिक प्राधिकारी है, जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। ठीक है, कौन? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट में। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, आधिकारिक और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। देखो, ये जो अधीनस्थ न्यायपालिका है उसका जो ढांचा होगा, आधिकारिकता होगी या नामकरण जो होगा वो राज्य निर्धारित करते हैं। इसी कारण जिला न्यायाधीशों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। देखो, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग राज्य में। तो ऐसे पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या समान एक ही जैसे हैं पूरे देश में हर राज्य में? तो नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो जैसे त्रिस्तरीय संरचना है तो ये आप देख लेंगे, त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप क्योतो केस देख लेना, चंद्रकुमार केस देख लेना, आर्टिकल 2 देख लेना। जैसे सिक्किम, गोवा, लक्षद्वीप शामिल किए थे, आर्टिकल 3 देख लेना। यहाँ पर सीमा का कम ज़्यादा करना, सीमा निर्धारण की बात कर रहा है। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि यूटी बनाई, तो क्या यूटी बना सकते हैं हम लोग जबकि इसमें दिया गया है सिर्फ राज्य। ठीक है, तो न्यायालय ने ऐसी परिभाषा दी है कि आप संघ राज्य क्षेत्र भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और देखो जैसे कि जिला न्यायाधीशों का जो मेन पॉइंट है, नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति, अगर उनको क्या नाम है पदोन्नति देनी है तो हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, कई बार वो स्टेटमेंट में राष्ट्रपति लिख सकता है तो वो गलत होगा, तो यहाँ राज्यपाल करेगा। एंड थर्ड शुरू करते हैं 1.2 आर्टिकल 370 का निरसन। तो संविधान पीठ ने, देखो अब जैसे मैंने कहा संविधान की पीठ, अब ये ऊपर भी वर्ड आया था, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है, मैंने लिख दिया है स्पीड कहाँ है। ठीक है, तो आर्टिकल 145(3) में लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होना चाहिए। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, 5 या 5+ जज हो सकते हैं, एड हॉक बेसिक बनाया जा सकता है, डिवीज़न बेंच होती है जिसमें 2 जज हो सकते हैं, कभी कभी 3 जज होते हैं। बिगेस्ट बेंच कहाँ बैठती है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में बैठती है। ये स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बिगेस्ट हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कहाँ है? सिक्किम में। और कौन कौन से राज्य में हाई कोर्ट नहीं है? तो गोवा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में यहाँ पर नहीं है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट आता है कलकत्ता में, और फर्स्ट जस्टिस सिटी बनी है अमरावती। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करेंगे। तो संविधान, जैसे कि संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से 370 जो है उसको निरस्त करके, मतलब संविधान पीठ ने कह दिया कि भैया जो 370 ख़त्म किया था वो सही रहा है। ठीक है, ये आपका मामला सही है। ठीक है, तो अब ये कब आया था? तो 2019 में संविधान में जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश जारी किया था। ठीक है, तब इसे बना दिया। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन किया गया दोबारा में 2019 में, को भी पारित कर जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूटीज़ में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आर्टिकल 3 के तहत यहाँ पर किया गया था। तो ध्यान रखना, यूटी बनाएंगे कहाँ से? आर्टिकल 3 से बना सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि देखो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भारत के पूरे देश में संविधान लागू होता था वही रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान के वहाँ पर भी होंगे। पहले उनका जैसे जम्मू कश्मीर में पहले उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब भारत के जो नियम हैं वो रहेंगे, उन्हें कोई स्पेशल नहीं चीज़ राइट्स दिए जाएंगे किसी भी तरह से। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में कैसे? जैसे साधारण बहुमत करेंगे, 2 शर्तें होनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए, संसद में पेश होगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजेगा और इसके लिए टाइम राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है, तो बट राष्ट्रपति संसद को बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, आप ये देख लेना। ठीक है, आर्टिकल 370 एक अस्थायी और संक्रमण कालीन प्रावधान था, ये लिखा है इन्होंने। और कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल जैसे संसद किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र में अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 3 के हिसाब से।
ठीक है। जैसे अभी आर्टिकल 3 की परिभाषा दे दी, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य क्षेत्र परिसीमन ये सब करना हो, वो दे रखा है। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, कोर्ट ने कहा है। ठीक है। जो 3A में राज्य शब्द कहा है उसी में ही शामिल है भाई केंद्र शासित प्रदेश भी। ठीक है। तो जैसे एस आर भूमिवाद में फैसले को भी दोहराया है, वहाँ राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ठीक है। अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई की जाती है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की जो कार्रवाई है, राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया जाता है, तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। ठीक है। ये यहाँ पर देख लेना कि जो ये पढ़ लेना आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन। ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों में या विशेष बहुमत से रिलेटेड करना हो, जैसे कि कितने राज्यों का, 16 राज्यों का चाहिएगा। ठीक है। दूसरा, निर्वाचक मंडल में संशोधन करना हो राष्ट्रपति के में, तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये मोटा मोटा बातें दी गई हैं कि विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाए थे, भाग 21 जोड़ा गया। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाग 21 जोड़ा था उस समय। ठीक है। और 370 में कहा रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर बाकी सभी में वहाँ के राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो संसद कोई कानून बनाती थी तो वो इन 4 मामलों को छोड़कर, ठीक है, रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर, तो वहाँ की जो राज्य सरकार थी पहले उससे सहमति लेनी होती थी कि भाई ये कानून तुम्हारे यहाँ लागू किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे कि मान लो RTI एक्ट था। ठीक है। RTI एक्ट 2005। ठीक है। अब ये वहाँ लागू होगा कि नहीं, पहले ये लागू नहीं होता, वो मान लो राज्य सरकार ये मना कर देती, तो अब ये लागू होगा। ठीक है। 35A को भी हटा दिया गया। ठीक है। वहाँ के स्थायी सुविधा वगैरह देता था। आर्टिकल 3 ये आपने पढ़ ही लिया। अब 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1966 में। तो संसद किसी स्टेट या यूटी के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य या संघ में मिलाकर अथवा नए राज्य या नए संघ क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। संघ के क्षेत्र के मामले में विधानमंडल के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। ये कह रहा है कि अगर किसी यूटी में जैसे विधानमंडल की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से उनसे बात करने के लिए कि भाई तुम्हारी सहमति की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, तो देखो यार पढ़ाने का ना थोड़ा सा एक मतलब ये है कि आपको पता हो चीज़ें कि कैसे कैसे उस लॉजिक्स को समझना है। ठीक है। अब जैसे ये आया राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, ये क्या संशोधन किया है इसमें 2023 में। तो यहाँ क्या देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है NCCSA। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। एक सदस्य कौन होगा, सचिव, यानी कि कौन, प्रधान गृह सचिव, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इसका हेड, इसमें सदस्य होंगे। और थर्ड इसमें सदस्य होगा मुख्य चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव। ठीक है। और जो है अब ये दो हैं, प्रधान गृह सचिव और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको कौन सेंटर अपॉइंट करेगा। ठीक है। तो इनको सेंटर अपॉइंट करेगा। एक बारी दिल्ली का बैकग्राउंड देख लेना, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह हुआ था, उससे दिल्ली का गठन हुआ है, अब देख लेना। ठीक है। देखो जैसे अब ये कह रहा है कि सिविल सेवा प्राधिकरण के मामले में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और विजिलेंस और अन्य महत्वपूर्ण पर दिल्ली के LG को सिफारिशें देगा। ठीक है। सेवाओं से संबंधित, यानी कि कहना है कि दिल्ली के मामले में LG को ज़्यादा शक्तियाँ दी जा रही हैं। ठीक है। और जो NJC के सभी निर्णय हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। मान लो उपस्थित और मतदान करने वाले भाई सब CM साहब की सहमति नहीं है, लेकिन अगर 2 सहमति दे रहे हैं तब भी ले लिया जाएगा। तो दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव की नियुक्ति दोनों केंद्र सरकार करेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। LG की शक्तियाँ होंगी जो अपने, LG पूर्णतः, देखो यहाँ क्या लिखा है, पूर्णतः अपने विवेक पर कार्य करेगा। ठीक है। और जैसे कि ऐसे मामले जो दिल्ली की विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं, उन्हें LG को, यानी कि दिल्ली की विधानसभा की विधायी क्षमता से जो मामले बाहर हैं उन्हें LG को सौंप दिया गया। और LG का कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की होती है। LG ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, ऐसे मामले उन्हें सौंप दिए गए। ठीक है। तो जैसे राज्य और संवर्ती सूची पर कानून बनाना हो, ठीक है, दिल्ली विधानसभा को, तो वहाँ जहाँ भी यूटी विधानमंडल के, वहाँ देखो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, जहाँ भी यूटी में विधानमंडल है वहाँ संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। देखो ये क्या करेगी, यूटी में अगर विधानमंडल दिया गया तो संसद बिना पूछे कानून यहाँ बना सकती है। ठीक है। तो
एलजी को प्रमुखता दे दी, एलजी का विवेकाधिकार का विस्तार कर दिया है इसमें, ठीक है। वो एनसीएसी की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है, उन पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये स्टेटमेंट बन सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एलजी और ये जो एनसीसीएसए के बीच में अगर मतभेद हो जाता है तो एलजी का निर्णय अंतिम होगा। तो बताओ फ़ायदा क्या रहा। मान लो ये मना कर रहे हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं हाँ ठीक है, और ये क्या है, ये कठपुतली होगी केंद्र सरकार की, तो वो तो कह देगा भाई मैं तो तुम्हारे निर्णय से सहमत नहीं हूँ, मैं तो अपना निर्णय दूंगा, तो मेरा तो फैसला मानना ही है। तो इस वजह से केजरीवाल आपने देखे होंगे बार बार चिल्लाते रहते हैं एलजी को शक्तियाँ, एलजी को शक्तियाँ, ठीक है। तो एलजी की राय देने के लिए मंत्रियों द्वारा निपटानी है दिल्ली में शांति व्यवस्था, केंद्र सरकार, ये सब आप पढ़ लेना, जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्र अवसाने विघटन करना या सत्र को समाप्त करना, ठीक है, ऐसे काम करेंगे ये लोग। ये कौन से मामले हैं जो एलजी की राय हेतु समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है, शांति व्यवस्था के मामले में। और ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि भाग सी का राज्य बनाया 1951 में, निर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया 52 में, फिर राज्य का पुनर्गठन करके दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया 1956 में। तो दिल्ली को यूटी कब बनाया, 1956 में बनाया गया। फिर दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली में प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया 1966 में, ठीक है। तो यूटी बनाने के 10 साल बाद वहाँ प्रशासनिक अधिनियम बनाया गया। उसके बाद में आता है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कहाँ आता है, भाग 8 में यूटी के प्रशासन से संबंधित है, आर्टिकल 239 यहाँ पर आप लोग कर लेना, ठीक है। और दिल्ली के लिए ये अधिनियम पारित कर दिया और 2021 में फिर संशोधन करके अधिनियम पारित करिए, अब ये आ गया, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है, हाँ, विशेष दर्जा जो दिल्ली को दिया है वो बालाकृष्णन समिति थी, बालाकृष्णन इस समिति के आधार पर दिया। ये थोड़ा बहुत हो सकता है तो आपसे पूछ ले, ठीक है। और ये सब अधिनियम राष्ट्रीय राज्य राजधानी के क्षेत्र में मान्यता 239, ये पढ़ लेना। विधानसभा, विधान परिषद, उपराज्यपाल, ये कोई ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ, अब दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ क्या, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए। यानी कि दिल्ली विधानसभा 3 चीज़ों पर कानून नहीं बना सकती, पुलिस पर, लोक व्यवस्था पर और भूमि पर। केजरीवाल के पास बचेगा भी क्या, ठीक है। तो बाकी पर कानून बना ले केजरीवाल। संसद दिल्ली के संबंधित राज्य और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, वही बात लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चर्चा में रहा था जब आर्टिकल 370 लगाया था, तो वहाँ के कुछ नेताओं को और इस बात पर कि लोक व्यवस्था को आप बिगाड़ सकते हो, तो उन्हें होम अरेस्ट कर दिया था, ठीक है, होम अरेस्ट किया था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, तो ये ऐसा आधार है जिस पर पहले से ही कोई व्यक्ति अगर अपराध करने की वो हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, इस आधार पर उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है, जो कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है। मामला ये है, ठीक है। और इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है, इस पर कोई मुकदमा नहीं चलाना है। अब आप देखेंगे जैसे कि आर्टिकल 22 है कि भाई 24 घंटे में इसे कोर्ट के सामने लेके जाना है, वो सब चीज़ें करनी है, तो वो सब चीज़ें इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान में ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, 22(3) ऐसा कहता है, ठीक है। और संसद को जैसे भारत की रक्षा, विदेशी मामलों, सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने के अनन्य प्राधिकार प्राप्त हैं, तो संसद कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित, ठीक है। तो संसद के साथ साथ राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है, जैसे कि मको का कानून बनाया था। तो जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इस पर कौन, संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ प्रावधान यहाँ पर हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, ये, ठीक है। तो और एक चीज़ आप देख लेना, ये आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा। जैसे डिटेंशन, अरेस्ट और कस्टडी, इस चीज़ों में क्या अंतर है, ठीक है। डिटेंशन क्या है, अरेस्ट क्या है, ठीक है। देखो जैसे कि एक चीज़ लिखी हुई है
लीगल अथॉरिटी सीज देन टेक देम टू इनटू कस्टडी, ठीक है, समवन बाय लीगल अथॉरिटी, द एक्शन डिटेनिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड इन ऑफिशियल कस्टडी, ये ऑफिशियल कस्टडी में रखा जाता है, ये पुलिस यहाँ पर कस्टडी में ले रही है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस को हार्ड एविडेंस की ज़रूरत होती है, यहाँ पर ओनली रीजनेबल, ठीक है, सस्पेंशन होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो रख सकती है उसको, यानी कि ठीक है। ये लेस सीरियस हो जाता है, मोर सीरियस हो जाता है, कस्टडी भी मोर सीरियस हो जाती है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर जेल में रखा जाएगा, उसे कहीं भी रखा जा सकता है। डोंट शो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा। जैसे ये पूछ सकता है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होता है, तो ऐसा नहीं है, ये शो नहीं होता है, ठीक है। और जबकि अरेस्ट वाले व्यक्ति का होगा, इट हैज़ पुलिस रिकॉर्ड, कस्टडी पुलिस रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। पुलिस कस्टडी जो है 15 दिन से रह सकती है, और जुडिशियल कस्टडी इज़ ऑफ 60 to 90 days डिपेंड अपॉन द केस, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन के लिए रह सकती है, ये स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। और जो है जुडिशियल वो 60 to 90 days डिपेंड करता है कि केस कैसा है, ठीक है। और ये जो अरेस्ट है तो ये बेल पर निर्भर करता है कि कब बेल जब मिलेगी तब, ठीक है। और जो डिटेंशन है वो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहता है, ये 3 मंथ के लिए रहता है। 3 मंथ के बाद अगर बढ़ाना है तो एक समिति होती है, वो इन समिति उनको बढ़वाएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पढ़ लेना। ये कुछ केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे एक गोपालन केस हुआ था, यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी, और सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। और शंभुनाथ केस आ भी है, इसमें पढ़ लेना। मैगजीन आप लोगों के पास होगी, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 22 तीन विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, लेकिन किसे प्राप्त नहीं हुआ, जो भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है, ठीक है, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। जैसे क्या कह रहा है, देखिए फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, ऐसे सब ऐसे अंदर आते हैं गोले में। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व अधिकार। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे दिल्ली में हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार, अभी व्यक्तित्व अधिकार क्या संविधान में दिए गए नहीं, ये क्या है कोर्ट में पहुँच गए भाई साहब। ये आर्टिकल 21 निजता का अधिकार और आर्टिकल 300 संपत्ति के अधिकार के तहत व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से संबंधित है। इसमें क्या है, जैसे किसी के नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियों, जनता आसानी से जो पहचानी जा सकने वाली विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आप मान लो कोई कहते हैं कि सपोज़ कोई कंपनी पान बहार की ऐड करना चाह रही है, पान बहार की, और उसने डबिंग करा के किसी जो होते हैं ना आवाज़ निकालते, मिमिक्री, उसने अनिल कपूर की आवाज़ निकाल दी और उनके जैसे हम शक्ल दिखने वाले व्यक्ति को ऐड में शामिल कर दिया। तो अब इनको तो रॉयल्टी मतलब जो है ऐड का खर्चा नहीं देना होगा ना अनिल कपूर को। तो इस आधार पर ऐसे व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में अब चर्चा हुई है, ठीक है। तो जैसे नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवि या जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाली बात, या किसी भी एक्टर या किसी भी पर्सनैलिटी की बात हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो इन्हें क्या है कि अभी तक कोई भी कानून इन्हें स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, लेकिन निजता के अधिकार जो होता है और संपत्ति के अधिकार में इनके तत्व विद्यमान पाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए कि किसी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जैसे कोई कानून दे दे उसमें उल्लेख किया गया व्यक्तित्व अधिकारों का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और भारत में व्यक्तित्व अधिकार निम्नलिखित 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। अब देखो 2 प्रकार के, जैसे पब्लिसिटी का अधिकार हो जाता है, एक होता है निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार हो जाता है, ये क्या नाम है, व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाता है, जैसे ट्रेडमार्क अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे, ठीक है। लेकिन और एक हो जाता है निजता का अधिकार, जैसे KS पुट्टास्वामी केस हुआ था, उसमें आया था आर्टिकल 21, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी। अब अच्छा एक बात उठती है, मान लो कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बाद में क्या उसके व्यक्तित्व अधिकार बचते हैं? हाँ बिल्कुल बचते हैं। देखो ये क्या कहता है, प्रतीक और नाम अनुसूचित अधिनियम, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों, प्रतीकों, अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है, ठीक है। IPC कहती है भारतीय दंड संहिता की मानहानि का मुकदमा कोई व्यक्ति दायर कर सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो मृतक है या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी अगर कोई करता है तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विषय में के तहत व्यक्तित्व अधिकार क्या है?
तो अभी तक कोई खास संधि इस पर है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हैं जिन पर नियम, जैसे जैसे रोम अभिसमय 1961 है, यहाँ पर हो जाता है जैसे कलाकार के फोनोग्राम प्रोड्यूसर अधिकार और प्रसारण आदि की रक्षा मिलती है। दूसरा होता है ट्रिप्स के तहत समझौता है 1994 का, और एक वीपो है, ठीक है। ये संधि डिजिटल परिवेश के कलाकारों में फोनोग्राम प्रोड्यूसर अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। इस तरह के अधिकार हैं। अब जैसे व्यक्तिगत अधिकारों के संबंधित संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये शायद भाग 12 में आता है, पता होना चाहिए। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो अन्य काम है, जो इसके द्वारा अन्य संशोधित चीज़ें ऐड की गई हैं संविधान में, वो चीज़ें आप अलग से यहाँ साइड में लिख लेना, क्योंकि जो करंट में पूछा जाता है वो करंट बेस पूछा जाता है, ना कि करंट अफेयर पूरा पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया। दीपा जयकुमार बनाम AL विजयवाद 2019, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते, ठीक है। अभी कह रहे हैं कानूनी जो उत्तराधिकार हैं उन्हें विरासत में नहीं मिलेंगे। ये दीपा जयकुमार बनाम AL विजयवाद में कह दिया था। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर में कहा गया, इसमें क्या है, अन्य व्यक्ति की छवि विशेष रूप से उस निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है, ठीक है। वही राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हेट स्पीच। हेट स्पीच कहाँ है? IPC 1860 की धारा 153A और 245A में, ठीक है। अब हेट स्पीच के बारे में क्या कोई कानून है, क्या ये संविधान में शब्द है? क्यों तो ये कोई कानून में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। अब हेट स्पीच कैसे की जा सकती है? भाई किसी का चित्र बना दिया, तुम बना देते हो ना इस तरह के चित्र, ठीक है, अपने किसी दोस्त मेल या फीमेल फ्रेंड का, कि भाई ये हेट स्पीच हो गई। तो आजकल किसी नेता वेता का मत बना देना भाई लोग, तो हेट स्पीच में आ जाएगा चित्र बनाना, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हवा, ये सब, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन तुम भेज दो उसको व्हाट्सएप पे, तब भी मान लिया जाएगा हेट स्पीच, ठीक है। मजाक की बात है। तो हेट स्पीच को भारत में कौन कौन से कानून नियंत्रित करते हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन ये क्या साथ ही साथ कैसा करता है? युक्त प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। युक्त निर्बंधन लगाने का काम भी करता है, किसमें? लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के मामले के संरक्षण के लिए, ठीक है। IPC की जो है भारत न्याय संहिता 2023 नई आई है, इसमें एक धारा 196 क्लॉज 1, ये धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के दंडित करती है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता में 2023 में इससे माना जा सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये आप पढ़ लेना की लाइट्स। अब यहाँ पर ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हेट स्पीच से संबंधित अभी इसमें ये लॉ कमीशन आ गया आएगा, ठीक है। एक और कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 है, जानबूझकर कोई कृत्य कर देता है वो, ठीक है। धारा 353 फेक न्यूज़ आप चला देते हो वो, जैसे कथन, अफवाह, रिपोर्ट के प्रकाशन और प्रसार पर, ठीक है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे भी ढंग से कर लेना। धारा 8 व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर देता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। धारा 123(3)A कहती है, और धारा 125 ये कह के धर्म मूल वंश, इनकी शत्रुता फैलाने की बात करता है, धर्म मूल वंश पर, ठीक है। और हेट स्पीच में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आते हैं 1955, यहाँ धारा 7 में कह देती है अस्पृश्यता को उकसाने वाला। मतलब देखो यार, आपको ना नॉर्मल लॉजिक लगा के देख लेना कि भाई ऐसी बातें जो समाज में मतलब कुछ ऐसे बात मतलब शरारती तत्व को प्रोत्साहित करें, या फिर एक दूसरे के लिए भड़काऊ भाषण टाइप हो जाए जिससे कि लोक व्यवस्था खराब हो, तो वैसी चीज़ें इन एक्ट्स में आती हैं, ठीक है। तो धार्मिक संस्था
दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1980, इसकी धारा 3। देखो धारा वगैरह याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो इन पर कोई ध्यान मत देना। जैसे विसर्य संगल मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट 2000 आया था। इन्होंने कहा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है, 19(2) में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अमीश देवगन पढ़ लेना थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया उपासना स्थल। अब उसमें कहा था नरसिम्हा साहब की सरकार थी उस समय, उन्होंने कह दिया था कि भाई 15 अगस्त 1947 तक सॉरी, जो स्थान है जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर बना मंदिर, जो जैसा प्लेस है वैसा रहेगा, ठीक है। अब ये कहता है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, ठीक है। लेकिन अब कह सकते हैं कि भाई अब राम मंदिर बना था, अब राम मंदिर पहले मस्जिद बना रखी थी, फिर हमने उसे तोड़ के राम मंदिर बना दिया, तो ये तो गलत हुआ इस एक्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अपवाद स्वरूप इसे मान लिया है, ठीक है। अब कुछ भी समझ सकते हो आप इसको। उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो उस समय था 1947 में। दूसरे वर्ग में कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय के किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है। लेकिन अब देखो यह अधिनियम राज्य को प्रत्येक उपासना स्थल पर धार्मिक चरित्र को बनाए रखने जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था का सकारात्मक दायित्व है। देखो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है भाई, उसका दायित्व है वो, सॉरी स्टेट का, राज्य का दायित्व है, सॉरी ये। और यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल पर स्वरूप को परिवर्तित करने के सभी मुकदमे, अपील जो है या कोई अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 को कोई भी अदालत प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई एक्ट अगर ऐसा मतलब कोई लंबित कार्रवाई चल रही थी तो वो एक्ट आ गया, उसके बाद में सब समाप्त हो गए। अब इसके अपवाद इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कानून देखिए ये क्या कह दिया कि इस विवाद अयोध्या को इससे छूट दे दी है, ठीक है। और अगर ये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल विशेष अवशेष अधिनियम 1958 कह देता है स्मारकों और पुरातत्व स्थलों पर लागू नहीं होता। एक्ट क्या कहता है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का जो है वो स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्ट है, ये स्टेटमेंट बन सकती है। अपवाद से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। और नेक्स्ट है कि कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा निस्तारण हो गया है, ठीक है वो, और वे मामले जो इसमें शामिल नहीं हैं पहले ही निपट चुके हैं, सुलझ गए हैं, वो अपवाद हो गए। ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिस पर पूर्व रजामंदी से किया गया हो अधिनियम के दायरे से बाहर है, यानी कि आपसी सहमति से कर लो भैया, ठीक है। जुर्माने की बात करता है तो अधिनियम धारा 6 जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा बात करता है, ठीक है। तो 1.8 अब शुरू करते हैं, छोटी छोटी सुर्खियाँ हैं। तो जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची है तो उड़ीसा ने कहा है कि भाई कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। तो इसके देखो ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना। तो 1950 में मूल 14 भाषाएं थी, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी को जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 1992 में। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 हुआ, तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये पूरी बात तो यही लिखी हुई है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में ये है कि कोई अनुसूची में अगर 8वीं अनुसूची में मतलब भाषा जोड़ी जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे आपको पता होने चाहिए। देखो कोई अब ये कैसे निर्धारित होगा कि भाई ये भाषा अब 8वीं अनुसूची में जोड़ने लायक हो गई है। तो ऐसे संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं, यानी कि ऐसी मान्यता देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। अगर सरकार चाहे तो दे भी सकती है मान्यता, ना चाहे तो नहीं भी दे सकती, ठीक है, डिपेंड करता है सरकार पे। तो अब भाषा अगर होने वाले लाभ क्या है, अगर ऐड कर दी जाती है तो सरकार को सहयोग प्राप्त हो जाएगा भाषा के विकास के लिए। साहित्य अकादमी वगैरह से मान्यता मिल जाती है, व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाएगा लिटरेचर वगैरह का, राज्य की विधानसभा और संसद में बहस की जा सकती है इस भाषा में, ठीक है। और जैसे कि आप आईएएस की आप परीक्षा देते हो तो उसमें जो ऑप्शन में भरा जाता है एक लैंग्वेज, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई नोटों पर इस भाषा को अंकित करके शामिल करेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है उन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो जैसे कि किसी भाषा की लिपि सेम है, ठीक है, तो जैसे इसमें संस्कृत नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें शामिल की जाएगी नहीं। लेकिन लिपि अगर सेम है, जैसे कि देवनागरी लिपि है, तो उस आधार पर
उस भाषा को शामिल नहीं किया जाएगा भाई किसी भाषा की पहले ही ऐड है तो, ठीक है। अभी आगे संविधान की 9वीं अनुसूची आ गई, बता दिया था। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा था, 31 बी जोड़ा था, 9th शेड्यूल, बामन राव केस यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यहाँ से निकलती है, और 1973 के सभी बाद के निर्णयों पर ये लागू होती है, ठीक है। यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस के बाद में है, उन सभी निर्णयों पर ये लागू हो जाती है, ठीक है। और IR कोहेलो में 9 जज की बेंच थी, तमिलनाडु राज्य में फैसला सुनाया था, ठीक है। और यह न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है, ये कह रहा है, ठीक है, वही बात कह रहे हैं। 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्याय सूची जोड़ी जाती है। गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को, इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। सिविल जो कानून होंगे वो भूतलक्षी प्रावधान से लागू होंगे, लेकिन आपराधिक कानून भूतलक्षी नहीं होंगे। यार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आपराधिक तो शायद नहीं होंगे, अब इसमें कन्फ्यूजन है, सॉरी, इसमें बाद में देख लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ हाई कोर्ट के बारे में एक ये ग्राफ लगाया हुआ था, तो जैसे बहुत बार हाई कोर्ट आ गया है या सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो हाई कोर्ट आता कहाँ, आर्टिकल कौन से में आता है, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लेना या फिर अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, ठीक है। और एक है राइट टू साइलेंस, भाई पुलिस के सामने जाओ, पुलिस पकड़ के ले जाए तो बोलो मत, कह दो राइट टू साइलेंस का अधिकार है, लेकिन मानोगे नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 20(3) से निकलता है राइट टू साइलेंस का अधिकार, और आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। यह संरक्षण केवल कहाँ, आपराधिक कार्रवाई तक। अब मान लो आपको जैसे सीमा शुल्क पे, सीमा बॉर्डर पे पकड़ लिया भाई, वो आपसे जांच कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे EB कर रही है या फिर कोई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे अगर कोई पूछताछ कर रही है, तो वहाँ आप ये मत कह देना कि भाई मुझे चुप रहने का अधिकार है, तो वहाँ पर ये अधिकार नहीं है। जैसे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, पूछताछ की जा सकती है, वहाँ अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ये किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है, वह वकील रखने का हकदार नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति इन एक्ट के थ्रू में पूछताछ की जा रही है, तो उसे कोई भी वकील रखने का हकदार नहीं होगा, और ना उस पर कोई अपराध का अभियुक्त माना जाता है, ठीक है, नहीं होता है। जैसे नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर केस नंदिनी सत्यपथी, ठीक है। और आगे निजी क्षेत्र के स्थानीय लोगों का आरक्षण, हरियाणा ने दे दिया था आरक्षण भाई 30,000 से कम सैलरी वाले लोगों को, अब इसे रद्द कर दिया है, 2020 में दे दिया था। कह दिया था भाई जो लोकल लोग हैं उन्हें 75% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि हरियाणा के लोगों को पहले, ठीक है। इसे संवैधानिक घोषित किया क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, सबको समान अधिकार मिलने हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये संवैधानिक नैतिकता को भी उल्लंघन करता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और जैसे भेदभाव करता है, भेदभाव नहीं कर सकता, न्यायालय ने कहा कि रोजगार के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, ये नकारात्मक भेदभाव है। और अलग अलग राज्यों ने भी ऐसे कानून बना रखे हैं, ठीक है। दूसरा अफर्मेटिव एक्शन की बात करेंगे, तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, एक सकारात्मक कार्रवाई है। अमेरिका में जो है ये चलता है, अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था, ठीक है। तो ये सकारात्मक कार्रवाई है, यानी कि सकारात्मक पक्षपात किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। जैसे भारत में आरक्षण किया जा रहा है, वही मान लो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा भी है, आरक्षण का एक उदाहरण है, ठीक है। आर्टिकल आरक्षण कहाँ से निकलता है, 15(4) और 16(4) से निकलता है। और इंदिरा साहनीवाद में कह दिया था भाई 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता OBC, SC और ST के लिए, ठीक है। और रंगनाथ मिश्रा आयोग, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। इसने क्या कहा था, आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, देखो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक बताया गया है। देखो जैसे आर्टिकल 29 और 30 है, तो इनमें 29 कहा गया है धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण की सुविधा दी गई है, ठीक है। लेकिन उसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है,
ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है रंगनाथ मिश्रा आयोग को। ठीक है, तो इसका गठन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर रेखांकित करता है। आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी थी और अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक है, यानी कि धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इन्होंने सिफारिश की थी भाई जो इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले जो दलित लोग हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, आर्टिकल 355 फिर चर्चा में। ठीक है, इसका भाग है 18। ठीक है, और आर्टिकल 360 आप यहाँ से 351 से 360 तक ये पूरा पढ़ लेना। 365 भी इम्पोर्टेंट है, ये काम ध्यान रखना। ठीक है, तो संघ का कर्तव्य होगा भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, 355 कह रहा है। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार चला जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, ये हो जाता है 355। और पैदल चलने का राइट टू वॉक, पंजाब ने कह दिया है कि पैदल चलने का अधिकार देश का पहला राज्य बन गया हूँ मैं। NHAI की जितनी भी सड़क होंगी उनके स्वामित्व में उन सड़कों पर साथ में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। कैसे, ये दिल्ली में आप देखोगे ये सड़क बन रही है, इसी के साथ में साइकिल ट्रैक और इसी के साइड में बनेगा फुटपाथ। ठीक है, थैंक यू। दूसरा, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, ये हम कल करेंगे। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताना कि कैसा लगा। ठीक है, और ये वीडियो सब फ्री में है, कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, थैंक यू आप सबको। तो आज इसमें हम कर चुके हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, ये करवाया था। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1973 को ये आया था। जिला न्यायाधीशों की बात कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप पढ़ लेना। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम न्यायालय वगैरह वो सब पढ़ लेना। अनुच्छेद 370 ये पढ़ लेना। ये दिल्ली अधिनियम पढ़ लेना। प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ लेना। आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना भाई, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पर्सनैलिटी राइट भी कर लेना, ये भी यहीं से आ जाएंगे। हेट स्पीच फिर एक से रिवाइज कर लेना कि किसी की बात, लैंग्वेज, आवाज़, ऐसे सब हेट स्पीच में आते हैं। उपासना स्थल अधिनियम आ गया, यहाँ पर PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में लेके आए थे, तो उस समय इनकी सरकार थी। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर ये देख ही चुके हैं। ठीक है, बाकी करेंगे कल। और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा रहा, अगर कुछ सुधार करने हैं। देखिए मेरा पहली बार का इनिशिएटिव है, थोड़ा सा हो सकता है कुछ लैंग्वेज वगैरह का असर पड़ता हो। ठीक है, उन सब के लिए सॉरी, थैंक यू।